हार्दिक स्वागत करती हूँ उत्तर पाठशाला के इस YouTube चैनल पे, जहाँ पे हमने इससे पहले वीडियो पे पवार वंश के पार्ट 1 को पूरा किया था और देखा था कि कैसे कनकपाल सत्ता पे आता है और ब्रैकेट और मौलाराम इन सब की वंशावली के अनुसार कौन शासक माना जाता है पवार वंश का संस्थापक और कौन नहीं माना जाता। तो फिर किसकी वंशावली को सही सिद्ध किया जाता है, किसकी वंशावली को लेकर के संस्थापक को कनकपाल को माना जाता है, तो ये सब हम इससे पहले वाले वीडियो पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि कौन से शासक का शासनकाल कब तक चला या फिर कौन से शासक के द्वारा कब तक और क्या कार्य किए गए अपने शासनकाल में। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे इस चैनल को शेयर करिए ताकि हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। ठीक है, तो अपनी इस वीडियो को मैं सोहनलाल द्विवेदी की एक पोयम से या फिर उनके द्वारा कहे गए कुछ शब्दों से शुरू करना चाहूंगी। तो वो शब्द हैं, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नीच चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नीच चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आइए, तो कोशिश करते रहिए और आइए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। तो हमने देखा था कि पवार, परमार और पाल वंश एक ही हैं। ठीक है, तो जो दूसरे संस्थापक हैं, दूसरे संस्थापक कौन है? आनंदपाल जी हैं। आनंदपाल का जो शासनकाल है वो 1191 से लेकर के कब तक चला? 1210 ईस्वी तक चला। तो देखिए, इनके शासनकाल में इनके बारे में भी ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। जितनी जानकारी प्राप्त है वो ये है कि इन्होंने जो नेपाल के शासक थे अशोक चल्ल, उन पर आक्रमण किया था और अपनी राजधानी के अपने सुरक्षा के लिए जो अपनी राजधानी थी उसे कहाँ? मलुआकोट में स्थानांतरित किया था। ठीक है, हमें इनके बारे में इतनी जानकारी प्राप्त है, इससे ज्यादा जानकारी तो प्राप्त नहीं है। और इसके बाद के जितने भी शासक आए थे उनके जो वंशावली में लिखे गए हैं जितनों के नाम, उनके बारे में भी इतनी विस्तृत जानकारी में प्राप्त नहीं है। तो हम बात करते हैं 37वें राजा अजयपाल की। अजयपाल का जो शासनकाल है वो 1490 से लेकर के 1519 तक चला था। ये भी आनंदपाल के पुत्र थे। आनंदपाल, ये वाले आनंदपाल नहीं, वो दूसरे आनंदपाल हैं। तो अजयपाल आनंदपाल के पुत्र थे। तो फिर देखिए, अब जो अजयपाल है इसके राज्याभिषेक को लेकर के मतभेद है। मतभेद कैसे है? कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो इसका शासनकाल था वो 1500 ईस्वी से शुरू हुआ था और कुछ कहते हैं कि इसका शासनकाल 1490 ईस्वी से शुरू हुआ था। जैसे हरिकृष्ण रतूड़ी जी कहते हैं कि 1500 ईस्वी से इनका शासनकाल शुरू हुआ था और यशवंत सिंह और अजय सिंह रावत जी का कहना है कि इनका जो शासनकाल है 1490 से। अब इनका 1490 से कहने का कारण ये है क्योंकि इनका मानना है कि कीर्तिचंद जो था, अजयपाल के शासनकाल में कीर्तिचंद का आक्रमण हुआ था और जो आक्रमण था वो 1491 ईस्वी से शुरू हुआ था। अगर 1491 से लेकर के हम इसके आक्रमण की बात करें तो शासन को इसलिए 1490 मानते हैं और हरिकृष्ण रतूड़ी जी 1500 ईस्वी को मानते हैं। ठीक है, अब इनकी सूचना देखिए, जो ये डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं ये कभी भी एग्जाम में आते नहीं है। ये तो बस जानने के लिए है कि किसके द्वारा 1490 है और किसके द्वारा 1500 ईस्वी में इनके शासनकाल को कहा गया है। ठीक है, इतनी बात समझ आई आप लोगों को। तो देखिएगा, जो अजयपाल है इसकी सूचना कहाँ से मिलती है? इसकी जो सूचना है वो मानोदय काव्य से मिलती है। ठीक है, मानोदय काव्य नामक एक ग्रंथ है, उससे हमें अजयपाल की सूचना मिलती है। और इसकी जो तुलना है मान शाह के राजकवि ने युधिष्ठिर से की है। किसकी तुलना की है? अजयपाल की जो तुलना है वो मान शाह के राजकवि ने युधिष्ठिर से करी है। ठीक है, और जो अजयपाल है उसे पवार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पवार वंश का इसको वास्तविक संस्थापक कहने का कारण ये है क्योंकि उसने क्या किया था? राजपुर जो गढ़ था इसके राज्य क्षेत्र का विस्तार किया था। ये भी क्या था? एक महत्वाकांक्षी राजा था और ये बहुत ही दयावान राजा भी था जो अपने प्रजा का हित भी चाहता था। ठीक है, तो देखिएगा, प्रारंभिक राजधानी जो थी अजयपाल की वो क्या थी? चांदपुरगढ़ थी। ठीक है, कौन सी थी? चांदपुरगढ़ थी। चांदपुरगढ़ के बाद देवलगढ़ में और उसके बाद श्रीनगर में बसाई गई। ठीक है,
तो देखिएगा, जब राजधानी देवलगढ़ में थी तो उस टाइम पर सत्यपाल भैरव और इनके द्वारा सत्यपाल भैरव और राजराजेश्वरी यंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है। और श्रीनगर स्थापित, फिर बाद में श्री यंत्र के कारण श्रीनगर का नाम पड़ा और फिर बाद में श्रीनगर को राजधानी स्थापित की गई थी। श्रीनगर के पीछे एक और कहानी कही जाती है, जो एक पौराणिक कहानी आप कह सकते हैं। कहा जाता है कि जिस टाइम पर जो ये अजयपाल था, जब वो देवनगढ़ में था तो वो क्या करता है कि शिकार खेलने के लिए जाता है। तो फिर होता ये है कि वो देखता है कि एक शासक होता है जिसके द्वारा एक कुत्ते को, ठीक है, कैसा कुत्ता, आखेटी कुत्ते को, ठीक है, आखेटी का मतलब होता है बलवान, तो एक बलवान कुत्ते को, आखेटी कुत्ते को एक शासक के द्वारा मार डाला जाता है। तो वो आश्चर्यचकित होता है कि कैसे एक शासक एक बलवान कुत्ते को मार देते हैं। तो फिर उसी दिन रात को क्या होता है कि भगवती अजयपाल के सपने में दर्शन देती हैं और वो कहती हैं कि ये मेरे ही प्रभाव के कारण उस कुत्ते को शासक द्वारा मार दिया गया और आप अपनी राजधानी को अलकनंदा के मध्य एक शिला पर श्रीयंत्र स्थापित है। ठीक है, अलकनंदा के मध्य एक शिला पर श्रीयंत्र स्थापित है। तो तुम क्या करो कि इस जगह पर आओ और यहाँ अपनी राजधानी स्थापित करो और नित्य प्रति मेरी पूजा अर्चना करो। और पूजा अर्चना करने के बाद जो भी तुम्हारे जितने सपने हैं वो सपने क्या होंगे, पूरे होंगे। तो कहा जाता है कि इसके बाद ही लगभग 1517 में अजयपाल के द्वारा अपनी जो राजधानी थी उसको स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? ठीक है, तो अब देखिएगा, अब देखते हैं उसका पुत्र था सहजपाल। देखिए, मनोदय काव्य के अनुसार उसका जो पुत्र है वो सहजपाल है, वो गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, इसके दो अभिलेख हमें देवप्रयाग से मिल रहे हैं सहजपाल के, एक 1548 का और एक 1561 का मिल रहा है। ठीक है, तो जो सहजपाल था वो एक ऐसा राजा था जो प्रजा का हित चाहने वाला था, शत्रुओं का नाश करने वाला था, दानी था, चतुर था और विद्वानों का संरक्षक था। ठीक है, तो देखिएगा अब, लेकिन जो पवार वंशावली है, पवार वंशावली के अनुसार सहजपाल को अजयपाल के बाद का शासक नहीं माना जाता। इसके अनुसार कल्याण शाह, सुंदर शाह और हंसदेव और इसके साथ ही विजयपाल को इनके अगले शासक माने गए हैं, जबकि मनोदय काव्य के अनुसार सहजपाल को अगला शासक माना गया। और उसके बाद ही मान शाह का नंबर भी आता है, जो राजकवि जिन्होंने उसको, जिसके राजकवि ने युधिष्ठिर से अजयपाल की तुलना की थी, वही ये मानपाल है। तो लेकिन जो ये पवार वंशावली जिसके अनुसार कल्याण शाह, सुंदरपाल, हंसदेव और विजयपाल को गद्दी पर आसीन किया गया है, वो कुछ विद्वानों के द्वारा वो काल्पनिक माना गया। कहा गया कि ये सब क्या है, काल्पनिक है। जो अजयपाल था वो एक धार्मिक, न्यायप्रिय और प्रतापी राजा था। अब इससे संबंधित कुछ घटनाएं हैं अजयपाल से संबंधित। तो पहला है कि चंद्रों के साथ संघर्ष। तो चंद्रों के साथ संघर्ष 1491 में कीर्ति चंद ने क्या किया था, आक्रमण किया था अजयपाल पे के गढ़ पे। ठीक है, तो आक्रमण किया तो उसके बाद वो जीत भी गया। लेकिन ठीक उसके एक साल बाद अजयपाल द्वारा कुमाऊं पे आक्रमण कर दिया गया। कुमाऊं पे आक्रमण करने के बाद अजयपाल क्या होते हैं, जीत जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों की आपस में संधि होती है। वो पहले तो युद्ध होता है, फिर बाद में युद्ध के बाद देवघाट की सीमा पर इनकी जो होती है संधि हो जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं 52 गढ़ों पर विजय। जो अजयपाल था उसने अपनी युद्ध नीति और कूटनीति के बल पर क्या किया था, गढ़ों को जीता था। अपनी युद्ध नीति और कूटनीति के सहारा लेकर गढ़ जीते और एक सत्ता स्थापित की। एक सत्ता का मतलब क्या हो गया कि पूरे गढ़ों में एक शासन को स्थापित किया और अपने शासन को स्थापित किया। ठीक है, फिर आता है आपका नागपुरगढ़। नागपुरगढ़ नरसिंह सिंह को हराकर उसने अपने अधीन किया। फिर आते हैं मेहाबगढ़ की। ठीक है, तो
तो मेहावगढ़ में क्या हुआ था, असवाल जाति निवास करती थी। कौन सी जाति? असवाल जाति। ये उस टाइम पे तराई क्षेत्र में निवास करती थी, ठीक है। तो तराई क्षेत्र में उस टाइम पे डाकुओं का बहुत अधिक बोलबाला था। कहने का मतलब है वो बहुत लूटपाट किया करते थे। कहाँ पे? तराई क्षेत्र में। और असवाल जाति उनसे बहुत ज्यादा परेशान थी। तो फिर बाद में क्या होता है कि अजयपाल आता है। जैसे अजयपाल को सूचना मिलती है तो अजयपाल आता है और मेहावगढ़ में जो ये तराई क्षेत्र है जहाँ पे डाकुओं का आक्रमण है उनको परास्त कर वहां पे उनकी जो ये असवाल जाति है इनको राहत दिलाता है। और उसके बाद जो असवाल जाति होती है वो स्वयं ही क्या करती है, इसके आधिपत्य को स्वीकार करती है। किसके? अजयपाल के आधिपत्य को क्या कर देते हैं, स्वीकार कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अजयपाल महोत्सव आयोजित करता है जिसमें वो सभी गणों के गणपतियों को आमंत्रित करता है, ठीक है। जितने भी गण हैं उनके गणपति को आमंत्रित करता है। लेकिन जो कफू चौहान होता है वो किसी कारण से नहीं आ पाता। तो उसके कुछ टाइम बाद ही वो क्या कर देते हैं, कफू चौहान के गढ़ में, जो कौन सा है, उप्पूगढ़ है, वहां पे क्या कर देता है, हमला कर देता है, फिर आक्रमण कर देता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब बात कर रहे हैं हम कफू चौहान की, ठीक है। कफू चौहान एक पराक्रमी शासक था जो क्या है, उप्पूगढ़ का गणपति है, ठीक है। उप्पूगढ़ का गणपति है। तो इसने अपनी वीरता का प्रदर्शन दिया जब अजयपाल इस पर आक्रमण करता है, इसके गढ़ पर आक्रमण करता है। तो ये बहुत वीरता से लड़ता है और जब ये पूरी श्रीनगरी सेना से घिर जाता है उसके बावजूद भी ये लड़ता रहता है। और इसने तब भी अजयपाल की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तो बाद में जब फिर बाद में होता है कि अजयपाल की जो सेना होती है जब वो पूरे उसके गढ़ में आक्रमण कर लेती है तो उनकी जो माँ, पत्नी और बाकी जो स्त्रियां होती हैं वो जौहर हो जाती हैं, ठीक है। जौहर का मतलब होता है कि आग में जल जाना, ठीक है। तो वो क्या हो जाती हैं, जौहर हो जाती हैं। तो जैसे ही कफू चौहान को इस बात का पता चलता है कि उसका जो परिवार है वो जौहर हो चुका है तो फिर उसे बहुत बुरा लगता है और मानो उसका मनोबल एकदम टूट जाता है। और उसी समय अजयपाल उसको बंदी बना लेता है और उससे अधीनता स्वीकार करने के लिए कहता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कफू चौहान होता है वो उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करता और उसका क्या कर दिया जाता है, सिर काट दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कफू चौहान अपनी वीरता का प्रदर्शन देता है। और जो कफू चौहान का परिवार है ये पहला उदाहरण है किसका, जौहर प्रथा का। जौहर प्रथा का क्या है, पहला उदाहरण है। इसके बाद क्या होता है कि हृदय परिवर्तन किसका, अजयपाल का। अब क्या हो रहा है, अजयपाल का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो क्या करता है, कफू चौहान जो होता है ना वो नाथ संप्रदाय से बिलोंग करता है। तो ये बाद में क्या करता है, नाथ संप्रदाय का अनुयायी बन जाता है। क्योंकि अब उसे जब इतना नरसंहार होता है तो उसके बाद उसे बहुत बुरा लगा और उसने नाथ संप्रदाय का अनुयायी बना। और नाथ संप्रदाय की जो स्थापना थी वो किसने करी थी, बाबा गोरखनाथ ने। ये आपने कत्यूरी वंश में देखा होगा बाबा गोरखनाथ के बारे में। तो फिर नाथ संप्रदाय की स्थापना करते हैं की थी किसके द्वारा, बाबा गोरखनाथ के द्वारा, ठीक है। अब स्थापत्य की बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या स्थापित किया था। 1215 में इन्होंने किसने, अजयपाल ने देवलगढ़ का राजमहल बनाया था और 1517 ईस्वी में श्रीनगर के राजमहल का निर्माण किया था, ठीक है। और 1519 में अजयपाल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखिए उपाधियों की बात करते हैं। अजयपाल बहुत वीर शासक था, ठीक है। उसने अपनी शासन का क्या किया था, विस्तार किया था, अपनी राजधानियों को बदला था। कहाँ कहाँ, पहले चाँदपुरगढ़ थी, फिर उसके बाद देवलगढ़ और फिर बाद में श्रीनगर को बसाया था। और श्रीनगर बहुत बाद तक रही थी। तो देखना कि उपाधियों में उसे क्या क्या उपाधियां प्राप्त हैं। पहली बात तो उसे उत्तराखंड का अशोक कहा जाता है। दूसरा, मानसा के राजकवि ने उसको युधिष्ठिर की उपाधि भी दी थी तो उसे उत्तराखंड का युधिष्ठिर भी कहा जाता है। उसे उत्तराखंड का नेपोलियन भी कहा जाता है। उत्तराखंडगढ़ का इंद्र, उत्तराखंडगढ़ का कृष्ण, पूर्वादेव, बिस्मार्क का मतलब होता है कि एकीकरण करने वाला। उसने एक सत्ता स्थापित करी थी ना, तो उसने एकीकरण की नीति अपनाई थी तो इसलिए उसको बिस्मार्क भी कहा जाता है। उसे उत्तराखंड का भीम कहा जाता है, कुबेर कहा जाता है, क्योंकि उसके शासनकाल में बहुत ज्यादा पैसा था तो इसलिए उसको उत्तराखंड का कुबेर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको अजयपाल के बारे में मिली। तो अजयपाल सत्ता में जो आया था वो तो विवादास्पद है,
कुछ कहते हैं कि वो 1490 में आया था और कुछ कहते हैं वो 1500 में आया था। तो उसके बाद उसने 52 गढ़ों को जीता था। मेहाबगढ़ में किस तरह से उसने असवाल जाति को राहत दिलाई और बाद में असवाल जाति ने स्वयं ही क्या कर दी थी, उसके अधीनता को स्वीकार किया था। कफू चौहान किस तरह से हारा और इतना पराक्रमी शासक था वो, किस तरह से महोत्सव आयोजित में वो नहीं आया और उसके कुछ ही टाइम बाद अजय पाल ने उसको क्या कर दिया था, अजय पाल द्वारा उसके गढ़ में आक्रमण कर उसे बाद में मार दिया गया। और यहीं से उसका हृदय परिवर्तन होता है। उसने देवलगढ़ के राजमहल की स्थापना की थी, श्रीनगर के राजमहल की स्थापना की थी और इसकी जो मृत्यु होती है वो 1519 में होती है। और उपाधियां उसको अशोक, युधिष्ठिर, नेपोलियन, इंद्र, कृष्ण, पूर्वादेव, बिस्मार्क और भीम और कुबेर की उपाधियां से प्राप्त है। ठीक है, अब बात करते हैं 38वां जो था कल्याणपाल था। कुछ लोगों ने तो इसे कुछ विद्वानों ने इसे काल्पनिक कहा है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि कल्याणपाल ही उससे अगला शासक था। और कल्याणपाल एक ऐसा शासक था जिसने अपने आगे शाह की उपाधि धारण की थी। इसका जो शासनकाल है वो 1519 से लेकर के 29 तक चला था। इसी के शासनकाल में पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था, बाबर की जीत हुई थी, है ना। तो फिर कल्याण शाह के या कल्याणपाल के शासनकाल में क्या हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था। फिर आपकी बारी आती है हंसपाल की, फिर बारी आती है सुंदरपाल। इनके बारे में कोई विस्तृत जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं है, ये सब अभी अज्ञात है। और विजयपाल के बारे में कहा जाता है कि इन्हें ढापा जो तिब्बत में था उस पर आक्रमण किया था और उस आक्रमण में क्या हुआ था, असफल हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आएगी सहजपाल की आएगी। ठीक है, किसकी आएगी, सहजपाल की। देखिए सहजपाल को ही किसका पुत्र कहा जाता था, अजयपाल का पुत्र कहा गया था ना, मानवोदय काव्य में कहा गया था। और इसके अभिलेख भी मिले हैं, 2 अभिलेख मिले हैं, एक 1548 में मिला था और एक 61 में मिला था। लेकिन जो अजयपाल है और सहजपाल है इनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, तो ये भी अभी तक सच में कहा नहीं जा सकता, सही में नहीं बोला जा सकता कि क्या सहजपाल ही अजयपाल का पुत्र था या नहीं था। तो हम सहजपाल के बारे में जो बात करेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम इतनी वीडियो पे छोड़ रहे हैं सहजपाल तक। सहजपाल के बाद जो आपकी पार्ट 3 आएगा इसमें आपको पूरा कंप्लीट जो आपका पवार वंश है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। धन्यवाद।